प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्य पुस्तक वितान भाग 2 के अध्याय 1 में वर्णित साहित्यकार मनोहर श्याम जोशी द्वारा रचित कहानी जिसका शीर्षक है सिल्वर वेडिंग से संबंधित अभ्यास प्रश्न हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? जैसा कि हमने सिल्वर वेडिंग कहानी में यह पाया है कि यशोधर बाबू की पत्नी कुमाऊं क्षेत्र की रहने वाली थी और वह कुमाऊं क्षेत्र में स्थित अपने गांव से जब दिल्ली आती है तब वह दिल्ली में भी कुमाऊं क्षेत्र के संस्कारों के साथ ही अपना जीवन यापन करती है। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया उसके बच्चे और उसकी बेटी और बेटे बड़े होते चले गए। वह अपने बेटे और बेटी के कहे अनुसार वह भी आधुनिकता की ओर बढ़ती चली गई। सिल्वर वेडिंग पार्टी में यानी जब उनके विवाह की 25वीं वर्षगांठ थी तब यशोधर बाबू की पत्नी ने अपने होठों पर लाली लगाई, अपने बालों में खिजाब लगाया, बिना बाह का उसने ब्लाउज पहना और सिर पर पल्लू भी नहीं रखा। इस प्रकार से वह समय के साथ ढल सकने में सफल होती है। दूसरी ओर यशोधर बाबू समय के साथ ढल सकने में सफल नहीं होते हैं क्योंकि यशोधर बाबू अपना आदर्श किसंदा को मानते हैं। किसंदा धर्म कर्म में विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे, वे पुरानी मान्यताओं पर विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे। इस प्रकार से किसंदा को ही अपना आदर्श मानते हुए यशोधर बाबू समय के साथ ढल सकने में सफल नहीं होता है। इसका उत्तर इस प्रकार से लिखा जा सकता है, यशोधर बाबू और उनकी पत्नी में कुछ वैचारिक मतभेद दिखाई देते हैं। यशोधर बाबू की पत्नी को गांव से दिल्ली आने पर कुमाऊनी मूल संस्कारों के अनुसार जीवन जीना पड़ा था। जब यशोधर बाबू की पत्नी गांव से दिल्ली आई थी यानी वह कुमाऊं क्षेत्र की रहने वाली थी और कुमाऊं क्षेत्र के गांव से जब वह दिल्ली आई थी तो दिल्ली आने के पश्चात उसे कुमाऊनी मूल संस्कारों के अनुसार ही अपना जीवन यापन करना पड़ा था। समय के अनुसार बाद में बच्चे बड़े हो गए तो उनकी तरफदारी करने लगी और बेटी के कहने से वह समय के अनुसार आधुनिका मॉड बनने का प्रयास करने लगी। यशोधर की सिल्वर वेडिंग पार्टी के अवसर पर तो उसने होठों पर लाली और बालों पर खिजाब लगा लिया था। वह समय के साथ आधुनिक रूप में भी अपने आप को ढालने में सफल हो पा रही थी। जब यशोधर की सिल्वर वेडिंग की पार्टी थी उस समय तो उसने अपने होठों पर लाली लगाई और बालों में उसने खिजाब लगा लिया था। उस पार्टी के समय उसने बिना बाह का ब्लाउज पहन रखा था एवं सिर पर पल्लू भी नहीं रखा था। इस तरह यशोधर की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल हो जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं यशोधर बाबू अपनी पत्नी की तरह स्वयं को समयानुसार ढालने में सफल नहीं रहता है। यशोधर का आदर्श किसंदा थे, संयुक्त परिवार था और वंश परंपरा के अनुसार धर्म कर्म करना था। इन सभी बातों के अलावा यशोधर स्वयं को बुजुर्ग मान रहा था। यशोधर बाबू अपनी पत्नी की तरह समय के साथ नहीं ढल पाए। इसलिए नहीं ढल पाए क्योंकि उनका आदर्श किसंदा थे। किसंदा संयुक्त परिवार में रहना और वंश परंपरा के अनुसार धर्म कर्म करना, ये सभी बातें यशोधर बाबू का आदर्श थी। इन सभी बातों के अलावा यशोधर बाबू स्वयं को बुजुर्ग मान रहे थे क्योंकि उनकी उम्र अब लगातार बढ़ती जा रही थी। इसी कारण उनका अपने बच्चों और पत्नी के साथ मतभेद रहता था। वह सदा पुराने संस्कारों में जकड़ा रहता था। पाठ में जो हुआ होगा वाक्य की आप कितनी अर्थ छवियां खोज सकती हैं बताइए। जो हुआ होगा, इस वाक्य का अर्थ यथा स्थितिवाद से लिया जा सकता है यानी स्थिति का ज्यों का त्यों होना। इस प्रकार से जो हुआ होगा वाक्य की बहुत सारी छवियां इस कहानी में हमें दिखाई पड़ती है। जब किसंदा की मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु के बारे में जब ग्राम का एक व्यक्ति पूछता है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई होगी, तब ये कहा जाता है कि जो हुआ होगा यानी किसी न किसी प्रकार की कोई घटना घटित हुई होगी और उसके अनुसार ही उनकी मृत्यु हुई होगी। पाठ में हम यह भी पाते हैं कि किसंदा अविवाहित थे
उनकी देखभाल करने वाला उनके परिवार का कोई सदस्य नहीं था, और जब उनकी मृत्यु हुई तो संभवतया उनकी ठीक प्रकार से देखभाल नहीं हुई होगी, और जो हुआ होगा इस प्रकार से उनकी मृत्यु हुई होगी। इस कहानी में हम यह भी देखते हैं कि कहानी के अंतिम भाग में जब हमने यह पाया कि यशोधर बाबू का बेटा उनके लिए दूध लाते समय पहनकर जाने वाला एक उपहार लेकर के आता है, एक ऊनी गाउन उनको लाकर देता है और यह कहता है कि आप इस गाउन को पहनकर दूध लेने जाया कीजिए। तब यशोधर बाबू मन में ऐसा विचार करते हैं कि उनका बेटा यह भी सोच सकता था कि अब से दूध लाने का काम मैं खुद ही कर दूंगा। इस प्रकार से कहानी के अंत में भी हम देखते हैं कि जो हुआ होगा की तरह ही यशोधर बाबू अपने मन में ये भाव लाते हैं कि उपेक्षा के कारण ही किष्किंधा की मृत्यु हुई होगी। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जो हुआ होगा में यथा स्थितिवाद यानी ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेने का भाव है। जो यथा स्थिति है उस यथा स्थिति को स्वीकार कर लेना, यानी ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेने का भाव इसमें है। प्रस्तुत पाठ में जब किसी जाति भाई ने यशोधर से गांव में हुई किष्किंधा की मृत्यु का कारण पूछा कि किष्किंधा की मृत्यु किस कारण से हुई है, तो यशोधर ने जवाब दिया जो हुआ होगा, यानी किसी न किसी प्रकार का कोई न कोई घटनाक्रम हुआ होगा, किसी न किसी प्रकार तो उनकी मृत्यु हुई ही होगी। इसका अर्थ यह है कि पता नहीं किस कारण उनकी मृत्यु हुई। किष्किंधा अविवाहित थे, इसलिए उनकी मृत्यु को लेकर किसी को भी यह जानने की जरूरत नहीं थी कि उनकी समुचित देखभाल हुई अथवा नहीं हुई। इससे किष्किंधा के जीवन को लेकर लोगों की उदासीनता का भाव व्यंजित होता है। दूसरी बार जो हुआ होगा इस वाक्य के माध्यम से बाल बच्चों का न होना, किष्किंधा का अविवाहित होना, उसके बाल बच्चों का न होना, घर परिवार का न होना और रिटायर होकर गांव के एक कोने में बैठकर विवस्थापूर्ण जीवन यापन करना, इस अर्थ में भी जो हुआ होगा यह व्यक्त हुआ है। तीसरी बार जो हुआ होगा पाठ के अंत में अपने बेटे के रूखे व्यवहार एवं पत्नी की उदासीनता से यशोधर बाबू को अपनी उपेक्षा का बोध हुआ। तब यशोधर स्वयं को किष्किंधा की तरह उपेक्षित मानने लगा तथा कहने लगा कि किष्किंधा की मौत जो हुआ होगा से हुई होगी, यानी किष्किंधा की मौत किस कारण से हुई है, किस प्रकार से हुई है, इसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। हो सकता है कि जिस प्रकार किष्किंधा अविवाहित थे और उनकी अंतिम समय में पूरी तरह से न तो देखभाल हुई और उनकी उपेक्षा भी हुई, इस प्रकार से उनकी उपेक्षा होने के कारण किष्किंधा की मौत जो हुआ होगा से हुई होगी, अर्थात इस तरह की उपेक्षा मिलने से ही हुई होगी। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग यशोधर बाबू का लगभग हर वाक्य के प्रारंभ में तकिया कलाम की तरह करते हैं। इस वाक्यांश का उनके व्यक्तित्व और कहानी के कथ्य से क्या संबंध बनता है? यशोधर बाबू नए जमाने को सहजता से स्वीकार नहीं कर पाते, वे पुरानी मान्यताओं पुराने विचारों से ही चिपके रहते हैं, जैसा कि उनके आदर्श किष्किंधा थे। धर्म कर्म में विश्वास रखना और संयुक्त परिवार को ही वे पूरी तरह से अपना आदर्श माना करते थे। इस प्रकार नए विचारों के साथ नए जमाने के साथ तालमेल बिठाने की स्थितियां उनको ठीक प्रकार से नहीं लगती थी, और जब भी वे नए जमाने के साथ में तालमेल बिठाने में असफल रहते तब वे समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग करते थे, और इस प्रकार से वे अपने जीवन में नए जमाने के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे थे, और जहां पर भी उनके साथ तालमेल बिठाने की स्थिति नहीं होती थी वहां पर वे समहाउ इम्प्रॉपर इस वाक्यांश का प्रयोग किया करते थे। यह उनके व्यक्तित्व में एक विशेष प्रकार का द्वंद्व दिखाई पड़ता है कि वे नए जमाने के साथ में अपना तालमेल बिठा पाने में सफल नहीं होते हैं। इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, प्रस्तुत कहानी में समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग 1 दर्जन से भी अधिक बार हुआ है। यह यशोधर बाबू का तकिया कलाम है। समहाउ इम्प्रॉपर में एक अनिर्णय की स्थिति का भाव है तथा इसका संबंध यशोधर बाबू के व्यक्तित्व से है। इसका जो अर्थ है, इसका जो सीधा सीधा संबंध है, समहाउ इम्प्रॉपर में एक अनिर्णय की स्थिति का भाव है तथा इसका संबंध यशोधर बाबू के व्यक्तित्व से है। वह पुराने सिद्धांतों से चिपका हुआ
व्यक्ति है, इस कारण नए जमाने के साथ तालमेल न बिठा पाने से वह कुछ असंतुष्ट होने पर समहाउ इम्प्रॉपर कहता है। जब भी वह नए जमाने के साथ तालमेल नहीं बिठा पाता तब वह समहाउ इम्प्रॉपर कहता है। नए जमाने से असंतुष्ट होकर ही और नए जमाने के साथ ठीक से तालमेल नहीं बिठाने पर ही वह समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग करता है। उसे किसंदा की परंपरा तथा बुजुर्ग लोगों की मान्यताओं का सदा ध्यान रहता है। घर में पत्नी और बच्चों के साथ वह इसी कारण समुचित तालमेल नहीं बैठा पाता। इस प्रकार यशोधर बाबू द्वारा बार बार प्रयुक्त समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश उनके भीतर के द्वंद्व को व्यक्त करता है। लेखक ने व्यंजना की है कि नए युग के अनुसार नए परिवर्तनों को स्वीकार करते हुए जीवन जीना चाहिए। युग जैसे जैसे परिवर्तन के साथ में आगे बढ़ता है, परिवर्तनशील युग के साथ में ही नए परिवर्तनों को भी स्वीकार करना चाहिए और नए परिवर्तनों को स्वीकार करते हुए ही जीवन जीना चाहिए। जमाने के हिसाब से यशोधर बाबू की तरह समहाउ इम्प्रॉपर नहीं होना चाहिए। जब नए जमाने के साथ तालमेल नहीं बिठा पाता है कोई व्यक्ति, तब वह अपने आप को असंतुष्ट व्यक्त करता है और असंतुष्ट व्यक्त करते हुए वह समहाउ इम्प्रॉपर कहता है। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किसंदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। किसंदा को यशोधर बाबू अपना आदर्श मानते थे। वे पुराने संस्कारों मान्यताओं को पूरी तरह से अपना आदर्श माना करते थे। इस प्रकार से यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किसंदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, क्योंकि किसंदा ने ही यशोधर बाबू को नौकरी पर लगवाया था और उसके पश्चात किसंदा जैसे जैसे अपने जीवन के आचरण को, जीवन के अनुभव को बताते थे, उनका पूरी तरह से एक अच्छे शिष्य के रूप में यशोधर बाबू सदैव पालन किया करते थे। आपके जीवन को दिशा देने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा और कैसे? प्रिय विद्यार्थियों, इसका उत्तर आपको अपने जीवन के अनुभव के अनुसार लिखना होगा। जैसे कि हो सकता है कि आपके इस संबंध में बहुत सारे अनुभव रहे हो सकते हैं। इसका उत्तर हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि मेरे जीवन में मेरे बड़े भाई का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मेरे जीवन को दिशा देने में मेरे बड़े भाई साहब ने बहुत ही निर्णायक भूमिका का निर्वहन किया है। जैसा कि मेरे पिताजी की असामयिक मृत्यु हो गई थी और उसके पश्चात मेरे पिताजी की मृत्यु के पश्चात मेरे बड़े भाई ने ही मेरे जीवन को पूरी तरह से दिशा प्रदान की। उन्होंने मुझे सदाचरण के साथ में स्वावलंबन का पाठ पढ़ाते हुए अच्छे नागरिक बनने की शिक्षा दी। मैं बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करता हुआ आज उन्हीं के आदर्शों पर चलता हुआ अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर पाने में सफल हो रहा हूं। इसका उत्तर इस प्रकार से लिखा जा सकता है, यशोधर बाबू का जीवन किसंदा के व्यक्तित्व से पूरी तरह प्रभावित था। यशोधर एक प्रकार से किसंदा के शिष्य और आज्ञाकारी थे। जिस प्रकार से किसंदा अपना जीवन जी करके, जिस प्रकार का उन्होंने मार्गदर्शन यशोधर बाबू को दिया, यशोधर बाबू पूरी तरह से उनके आज्ञाकारी शिष्य के रूप में थे, आज्ञाकारी के रूप में थे। वे पूर्णतया किसंदा को अपना आदर्श मानते थे। यशोधर बाबू की तरह ही मेरे जीवन को दिशा देने में मेरे बड़े भाई का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पिताजी की असामयिक मृत्यु हो जाने पर भी बड़े भाई ने मुझे पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया और उन्होंने मुझे सदाचरण, स्वाभिमान तथा मानवीय आदर्शों को अपनाते हुए सद्नागरिक बनने की प्रेरणा दी है। मेरे बड़े भाई साहब एक बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी है और उनके अनुसार, उनके दिए गए आदर्शों के अनुसार ही उन्होंने मुझे सदाचरण की सीख दी, स्वाभिमान तथा मानवीय आदर्शों को अपनाने की सीख दी है और उनको मानता हुआ, यानी मैं सदाचरण, स्वाभिमान और मानवीय जीवन मूल्यों को मानता हुआ सद्नागरिक बनने की प्रेरणा को पाकर आज मैं उनके द्वारा बताए गए आदर्शों पर चलकर ही आज मेरे व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो पा रहा है। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, वर्तमान समय में परिवार की संरचना स्वरूप से जुड़े आपके अनुभव इस कहानी से कहां तक सामंजस्य बिठा पाते हैं? प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर लिखते समय हमें वर्तमान समय में परिवार की संरचना स्वरूप से जुड़े आपके अनुभव विशेष रूप से इस कहानी से कहां तक सामंजस्य बिठा पाते हैं, आपके स्वयं के अनुभवों को इसमें अभिव्यक्त करना है। जैसा कि संयुक्त परिवारों का धीरे धीरे अब
विघटन होता जा रहा है, संयुक्त परिवार टूटते जा रहे हैं और उनके स्थान पर एकल परिवार सामने आते जा रहे हैं। इसका उत्तर आपको अपने अनुभव के अनुसार लिखना होगा। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, वर्तमान में संयुक्त परिवार की प्रथा समाप्त सी हो गई है। ग्रामीण क्षेत्र का नागरिक होने के साथ ही मैं एकल परिवार का सदस्य हूँ। परिवार में मेरे माता पिता, मैं और एक छोटी बहन, इस प्रकार 4 ही सदस्य हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार एक विद्यार्थी द्वारा अपना यह अनुभव यहाँ उत्तर के रूप में लिखा जा रहा है। उस परिवार में 4 ही सदस्य हैं। पिताजी परिवार के भरण पोषण का पूरा ध्यान रखते हैं। हम दोनों भाई बहन को उन्होंने अच्छी शिक्षा देने का निश्चय कर रखा है तथा हमारा मन पढ़ाई में खूब लगता है। मेरे पिताजी पहले मेरे दादा दादी जी के साथ संयुक्त परिवार में रहते थे। मेरे पिताजी पहले मेरे दादा दादी जी के साथ में संयुक्त परिवार में रहते थे, परंतु संयुक्त परिवार से अलग होकर अब वे हमारे जीवन को उच्च से उच्चतर बनाने की आकांक्षा रखते हैं। प्रस्तुत कहानी का नायक यशोधर बाबू अपने जीवन में कुछ कटा हुआ सा तथा पुराने सिद्धांतों से चिपका हुआ सा दिखाई देता है। इसी कारण वह अपने बच्चों एवं पत्नी की बातों से सामंजस्य नहीं रख पाता है। उसके बच्चे भी उसकी भावनाओं से तालमेल नहीं रखते हैं, परंतु हमारे परिवार में ऐसी स्थिति नहीं है तथा घर के सभी सदस्यों में हर तरह से सामंजस्य रहता है। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से किसे आप कहानी की मूल संवेदना कहेंगे, कहेंगी और क्यों? क हाशिए पर धकेले जाते मानवीय मूल्य। जैसा कि सिल्वर वेडिंग कहानी में हमने यह देखा कि नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी दोनों के बीच में एक अंतराल दिखाई पड़ता है। मानवीय मूल्य ऐसे लगते हैं मानो ये हाशिए पर धकेल दिए से गए हों। इसमें यशोधर बाबू और उनकी पत्नी तथा उनके बच्चों के बीच में नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के अंतराल का तो स्पष्ट रूप से भान होता ही होता है। साथ ही साथ जो परंपराएं हैं, जीवन मूल्य है, धर्म कर्म है, वे सभी भी ऐसे लगता है मानो उनको भी हाशिए पर कहीं न कहीं धकेल दिया गया हो। पीढ़ी का अंतराल, जैसे कि सिल्वर वेडिंग कहानी में हम यह पाते हैं कि यशोधर बाबू किशनदा को अपना आदर्श मानते हैं और पुरानी पीढ़ी के अनुसार ही अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। लेकिन समय के परिवर्तन होने के साथ ही यशोधर बाबू का परिवार, उसकी पत्नी और उसके बच्चे समय के साथ परिवर्तन कर लेते हैं और वे स्पष्ट रूप से पीढ़ी का अंतराल हमें दिखाते हैं। यानी जब सिल्वर वेडिंग के समय पर यशोधर बाबू की पत्नी अपने होठों पर लाली लगाती है, अपने बालों में खिजाब लगाती है, बिना बाह का ब्लाउज पहनती है, सिर पर पल्लू नहीं लगाती, तब एक प्रकार से वह समय के साथ अपने आप को ढाल पाने में समर्थ हो पाती है। लेकिन यशोधर बाबू अपने आप को पूरी तरह से समय के साथ ढाल पाने में सफल नहीं हो पाते हैं। वे किशनदा के सिद्धांतों के साथ ही चिपके रहते हैं। इस प्रकार से 2 पीढ़ियों का अंतराल स्पष्ट रूप से हमें दिखाई पड़ता है। पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव भी हमें इस पूरी कहानी में दिखाई पड़ता है। यशोधर बाबू की पत्नी पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में पूरी तरह से रंगी दिखाई पड़ती है। सिल्वर वेडिंग पार्टी के समय पर वह होठों पर लाली लगाती है, अपने बालों में खिजाब लगाती है, बिना बाह का ब्लाउज पहनती है और सिर पर पल्लू भी नहीं लगाती। यशोधर बाबू की पुत्री भी जीन्स पहनती है और टॉप पहनती है। और इस प्रकार से हमें पाश्चात्य संस्कृति का पूरा प्रभाव इस कहानी में दिखाई पड़ता है। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, सिल्वर वेडिंग कहानी में यशोधर बाबू के बच्चे एवं पत्नी नए विचारों के समर्थक होने से मानवीय मूल्यों का उतना महत्व नहीं रखते हैं, मानवीय मूल्यों को उतना महत्व नहीं देते हैं। वे रिश्तेदारी, सामाजिक कर्तव्य, भाईचारा, बुजुर्गों का सम्मान आदि पर कम ही ध्यान देते हैं। यशोधर के बच्चों पर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है। स्वयं यशोधर भी कभी कभी पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित दिखाई देते हैं, परंतु प्रस्तुत कहानी की मूल संवेदना में ये दोनों बिंदु सहायक तत्व है। इस कहानी की मूल संवेदना पीढ़ी का अंतराल व्यंजित करना है। यशोधर बाबू पुरानी परंपराओं एवं किशनदा के आदर्शों को अपनाते हैं, परंतु उनके बेटे और बेटी पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित रहते हैं। उनकी बेटी जीन्स तथा बिना बाह का टॉप पहनती है। पत्नी भी नए जमाने के हिसाब से होठों पर लाली लगाती है एवं बालों में खिजाब लगाकर मॉड बनने का प्रयास करती है।
इस कारण यशोधर बाबू अपने परिवार से कटे रहते हैं। 2 पीढ़ियों के बीच का यह अंतराल लगातार बना ही रहता है और यशोधर बाबू अपनी उपेक्षा का भाव महसूस करते हुए अपने परिवार से कटे कटे से रहते हैं। अतः प्रस्तुत कहानी में मूल संवेदना के रूप में पीढ़ी के अंतराल का चित्रण हुआ है। प्रश्न 7, अपने घर और विद्यालय के आसपास हो रहे उन बदलावों के बारे में लिखें जो सुविधाजनक और आधुनिक होते हुए भी बुजुर्गों को अच्छे नहीं लगते। अच्छा न लगने के क्या कारण होंगे? जैसा कि हम पाते हैं, हमारे घर और हमारे विद्यालय के आसपास बहुत सारे बदलाव ऐसे हो रहे हैं जो बहुत ही सुविधाजनक हैं और आधुनिक होते हुए भी वे बुजुर्गों को अच्छे नहीं लगते। जैसे बुजुर्गों को मोबाइल फोन पर युवा पीढ़ी द्वारा बातचीत किया जाना अच्छा नहीं लगता है। यदि युवा पीढ़ी लगातार मोबाइल फोन पर बातचीत करे अथवा मोबाइल फोन का प्रयोग करे तो यह बुजुर्गों को अच्छा नहीं लगता है और अच्छा नहीं लगने के भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, आज के वैज्ञानिक युग में सुख सुविधाओं के नए नए साधन उपलब्ध हो रहे हैं। लोगों के खान पान और रहन सहन में भी बदलाव आ रहा है। उदाहरण के लिए टीवी, फ्रिज, टेलीफोन, मोबाइल आदि सभी साधनों से अब संचार क्रांति आ गई है, परंतु बुजुर्ग लोगों को मोबाइल पर हर समय युवा पीढ़ी के द्वारा बातें करना अच्छा नहीं लगता है। लड़के लड़कियों के नए फैशन के अनुसार कपड़े पहनना, जीन्स, बालों को संवारने का तरीका, हेयर स्टाइल आदि का वे पूरी तरह से विरोध करते हैं, क्योंकि पुराने लोग पुरानी बातों को और मान्यताओं को ही ठीक समझते हैं। पहले घर की बहुएं घूंघट में रहा करती थी, सबके सामने बोलने में संकोच करती थी, परंतु अब बहुएं आधुनिका यानी मॉड बन गई है और प्रसाधन सामग्री का खुलकर उपयोग करती है। विद्यालयों में अब समय बदलने से पुरानी सभी परंपराएं भी थोड़ी बहुत बदल रही है। बुजुर्गों को ये सब बातें अच्छी नहीं लगती है और अपने बीते हुए समय को ही वे अच्छा मानते हैं। फलस्वरूप नई पीढ़ी को वे उपेक्षा और शंका की दृष्टि से देखते हैं और समहाउ इम्प्रॉपर यानी एक अनिर्णय की स्थिति में हमेशा रहते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, यशोधर बाबू के बारे में आपकी क्या धारणा बनती है? दिए गए 3 कथनों में से आप जिसके समर्थन में हैं, अपने अनुभवों और सोच के आधार पर उसके लिए तर्क दीजिए। क, यशोधर बाबू के विचार पूरी तरह से पुराने हैं और वे सहानुभूति के पात्र नहीं है। यशोधर बाबू में एक तरह का द्वंद्व दिखाई पड़ता है। इस कारण उन्हें नए जमाने का रहन सहन एवं चाल चलन आदि अपनी ओर खींचता है, तो दूसरी तरफ उन्हें पुरानी परंपराएं एवं संस्कार भी नहीं छोड़ते। वे पूरी तरह से पुराने जमाने के विचारों और संस्कारों के समर्थक हैं। किसनदा उनके आदर्श हैं और वे सहानुभूति के पात्र भी नहीं हैं। इस तरह वे नए और पुराने संस्कारों के द्वंद्व से घिरे रहते हैं। इस कारण उनके प्रति सहानुभूति रखने की जरूरत नहीं है तथा वे सहानुभूति के पात्र नहीं है। ख, यशोधर बाबू में एक तरह का द्वंद्व है जिसके कारण नया उन्हें कभी कभी खींचता तो है पर पुराना छोड़ता नहीं, इसलिए उन्हें सहानुभूति के साथ देखने की जरूरत है। यशोधर बाबू के चरित्र की प्रमुख विशेषता यह है कि वे परंपरावादी और सादगी के समर्थक हैं। वे किसनदा को अपना आदर्श मानते हैं और किसनदा द्वारा बताए गए रास्ते को ही वे आदर्श मानते हैं, परंतु वे आंतरिक द्वंद्व से घिरे रहते हैं। वे एक ओर तो आधुनिकता का विरोध करते हैं तथा दूसरी ओर समहाउ इम्प्रॉपर कहते हुए अनिर्णय की स्थिति में भी रहते हैं। जब भी वे नए जमाने के साथ में तालमेल नहीं बिठा पाते तब वे समहाउ इम्प्रॉपर शब्द कहकर अनिर्णय की स्थिति ही व्यक्त करते हैं। वे हरदम किसनदा को अपना आदर्श मानकर जो हुआ होगा की स्थिति से चिपके रहते हैं। इसी कारण बच्चों और पत्नी से उनका मतभेद बना रहता है। इस संबंध में हमारा मानना है कि पुरानी एवं नई पीढ़ी के मध्य का यह द्वंद्व एक ही पात्र में पूर्णतया सही दिखाई देता है। अतः यशोधर बाबू सहानुभूति के पात्र हैं। ग, यशोधर बाबू का
यशोधर बाबू एक आदर्श व्यक्तित्व है और नई पीढ़ी द्वारा उनके विचारों का अपनाना ही उचित है। यशोधर बाबू पुरानी पीढ़ी और प्राचीन जीवन मूल्यों को श्रेष्ठ मानते हैं, जबकि उनके बेटे बेटी तथा उनकी ही देखा देखी पत्नी भी नई पीढ़ी के जीवन मूल्यों का अनुसरण करती है। यशोधर बाबू किसनदा के आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। आधुनिकता की ओर बढ़ता हमारा समाज एक ओर कई नई उपलब्धियों को समेटे हुए है, तो दूसरी ओर मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले मूल्य कहीं घिसते हुए चले गए हैं। हमारा समाज आधुनिक मूल्यों के साथ में आगे बढ़ रहा है, आधुनिकता को अपने साथ समेटे हुए है, लेकिन कभी कभी ऐसे लगता है कि मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले मूल्य कहीं पर कमजोर पड़ते जा रहे हैं, घिसते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार प्राचीन जीवन मूल्यों को श्रेष्ठ मानने के कारण ही यशोधर बाबू एक आदर्श व्यक्तित्व है और नई पीढ़ी द्वारा उनके विचारों का अपनाना ही उचित है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने साहित्यकार मनोहर श्याम जोशी द्वारा रचित कहानी जिसका शीर्षक है सिल्वर वेडिंग से संबंधित अभ्यास प्रश्न हल किए हैं। अगले वीडियो में हम अध्याय 2 आनंद यादव द्वारा रचित रचना जिसका शीर्षक है जूझ से संबंधित वीडियो लेकर शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक बहुत बहुत नमस्कार।